खबर तफसील से खवातीन के खिलाफ जिनसी हरासानी और तशद्दुद के बढ़ते वाकयात पर एक जानिब मुल्क भर में मुजाहरे हो रहे हैं, कसूरवारों को सख्त से सख्त सजा देने के मुतालबे भी किए जा रहे हैं, तो दूसरी जानिब खवातीन के खिलाफ तशद्दुद का सिलसिला थमता मालूम नहीं हो रहा है। ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है। यहाँ अब्रुरेजी की एक मुतासरा को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। मुतासरा को इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है। इस मामले में अब तक 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। लाने की कोशिश की गई, उसमें उन्होंने कुछ एक्यूज के नाम भी बताए हैं। उसमें 3 हम लोगों ने राउंड अप कर लिए हैं और हमने टीमें बना दी हैं। जो इन्होंने टोटल 5 लोगों के नाम बताए हैं और उसमें 3 हमने पकड़ लिए हैं और 2 को पकड़ने के लिए 4 टीमें बना दी गई हैं और वो तो जल्द। थोड़ी देर पहले डीजीपी ओपी सिंह ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि पुलिस तेजी से एक्शन ले रही है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है जिसमें एक युवती को इस तरह जलाने का प्रयास किया गया और जला दिया गया है। हालांकि उसे हमने तत्काल लखनऊ रेफर किया है और हमने 3 अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार किया है। हरिशंकर त्रिवेदी, शुभम त्रिवेदी और उमेश वाजपेयी 3 नाम के अभियुक्त हैं, उनको तत्काल हमने गिरफ्तार किया है। और इसमें एक ऐसा अभियुक्त है जो अभी तक फरार चल रहा था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है। और मैं समझता हूं कि इसका रायबरेली जनपद में मुकदमा दर्ज हुआ है। कुछ महीने पहले मार्च में एक कोर्ट के आदेश पे ये दर्ज हुआ था और हम लोग इस पर तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। डीएम एसपी मौके पे हैं, उन अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके सारे कॉल डिटेल्स लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ हमने डाइंग डिक्लेरेशन उस लड़की का लिया है, पीड़िता का लिया है डाइंग डिक्लेरेशन, ताकि इन्वेस्टिगेशन में हमें उसका बल मिले। तो खवातीन के खिलाफ तशद्दुद के बढ़ते वाकयात के खिलाफ दिल्ली खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल की भूख हड़ताल का आज तीसरा दिन है। वो राजघाट पर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। आज स्वाति मालीवाल से यशवंत सिन्हा के साथ साथ आम आदमी पार्टी के कई सीनियर लीडर मुलाकात करने वाले हैं। स्वाति मालीवाल का कहना है कि 6 माह में रेप के कसूरवारों को सजा देने का कानून बने। आज मेरे आमरण अनशन का तीसरा दिन है और ये आमरण अनशन तब तक चलेगा जब तक केंद्र सरकार मेरी मांगे नहीं मानती। देश में इतने ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं और वो भी इतने जघन्य तरीके से सामने आ रहे हैं। लड़कियों को जलाया जा रहा है, उनकी आंखें नोची जा रही हैं और ऐसे में अगर केंद्र सरकार चुप रहेगी और कोई कठोर कार्य नहीं करेगी तो बहुत दुख की बात है। मेरी मांगे सीधे सीधे ये है कि देश में जितने कानून हैं जो रेपिस्ट को सजाएं देते हैं उनको लागू किया जाए। आज की स्थिति यह है कि वो कानून लागू नहीं होते। ना तो केंद्र सरकार पूरे देश में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, ना ही पुलिस के संसाधन, ना पुलिस की जवाबदेही बढ़ाती है। इनफैक्ट जो निर्भया का हजारों करोड़ रुपए का फंड है निर्भया के नाम पे, वो भी अभी तक खर्च नहीं हुआ है और निर्भया के कातिलों को भी अभी तक सजा नहीं हुई है। तो ये सारी मांगे जब तक पूरी नहीं की जाती, जब तक एक कठोर सिस्टम नहीं डेवलप होता इस देश में कि हर हाल में सजाएं होंगी, रेपिस्ट को तुरंत सजाएं होंगी और एक प्रोसेस के द्वारा सजाएं होंगी, तब तक मैं अपना आमरण अनशन नहीं तोड़ूंगी। मैं मानती हूं कि जो मैं मांग रही हूं वो काफी व्यापक मांग है, लेकिन सॉल्यूशन इतनी बड़े प्रॉब्लम का एक व्यापक ही सॉल्यूशन हो सकता है। तो स्वाति मालीवाल आज तीसरे दिन धरने पर बैठी हुई हैं। भूख हड़ताल इनका लगातार जारी है। इस बीच हमारी नुमाइंदा रचना ने भी स्वाति मालीवाल से बातचीत किया, ये आपको दिखाते हैं। रेप के दोषियों को फांसी की सजा हो, इसी मांग को लेकर पिछले 3 दिन से दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं। हमारे साथ बात करने के लिए स्वाति मौजूद हैं। स्वाति, इतनी ठंड है और आप खुले में यहाँ राजघाट पर 3 दिन से लगातार आमरण अनशन कर रही हैं, क्या लगता है कि प्रशासन सुनेगा, मांग आपकी जो है वो पूरी होगी? जी, मेरी मांग बहुत ज़्यादा सच्ची है, बहुत ज़्यादा उसकी इस देश में ज़रूरत है। कठोर से कठोर सिस्टम रेपिस्ट के खिलाफ बनना ही चाहिए। उस मांग को लेके मैं यहाँ बैठी हूँ, आमरण अनशन कर रही हूँ। समस्याएं बहुत हैं, लेकिन जब वो समस्याओं को सोचते हैं और जिन बच्चियों को, महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, उनकी आंखें तक नोच ली गई रेपिस्ट के द्वारा, उनकी चीखों के सामने हमारी समस्याएं कुछ भी नहीं है। तो ये आमरण अनशन चाहे कितनी भी समस्या आ जाए ऐसे ही जारी रहेगा जब तक केंद्र सरकार मेरी मांगे नहीं मानती। मैं पूरे देश के लोगों को अपील करती हूँ, राजघाट आकर हमारा हौसला बढ़ाएं। हमारे लिए ये आर या पार की लड़ाई।
पिछले साल भी आप आमरण अनशन पर बैठी थी, तब एक कानून बना था। इस बार आप कह रही हैं कि जो फांसी की सजा है वो होनी चाहिए, तुरंत कानून जो बना है उसका इम्प्लीमेंट होना चाहिए। इतनी सर्दी है, लोग आ रहे हैं यहाँ पर, कितनी मुश्किल हो रही है? जी, मुश्किलें तो बहुत ज़्यादा हैं। सर्दी तो इतनी ज़्यादा है कि शब्द नहीं है। ऐसे ही मैं तो हूँ ही, मेरी पूरी टीम है यहाँ पे, रात दिन रात रह रही है। और हमारे को अगर छोड़ भी दें तो पूरे देश से महिलाएं पुरुष यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत ठंडी है और कोई व्यवस्था भी नहीं है उनके लिए, और सब के अंदर एक आक्रोश है, इसलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे में हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को जो करना चाहिए उनको हम याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करती हूँ, उनके घर में भी तो महिलाएं होंगी, तो आप तुरंत एक्शन कर दीजिए ना। आप एक्शन कर दोगे, हम आप ही को सपोर्ट करेंगे, यहाँ चलिए एक्शन कर दिया। लेकिन एक्शन ना करना, ऐसे झूठी अड़ बना के रखना, घमंड में बैठे रहना, ये ठीक बात नहीं। बस एक छोटा सा प्रश्न और है स्वाति, आपने कल महिला सांसदों को भी एक चिट्ठी लिखी थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी, तो आपको लगता है कि इस चिट्ठी लिखने के बाद जो महिला सांसद हैं वो आपके सहयोग में उतरेंगी? मुझे लगता है उन्हें उतरना चाहिए। बड़ी मुश्किल से एक महिला संसद तक पहुंचती है। आज सिर्फ 15% महिलाएं ही संसद में हैं। अगर वो वहाँ पे पहुंचती हैं तो उनका और भी ज़्यादा देश के प्रति, महिलाओं के प्रति दायित्व बन जाता है। हमारी आवाज़ उनको संसद में उठानी ही चाहिए, और सिर्फ उठाने की बात नहीं है, सिर्फ वहाँ गुस्सा आक्रोश नहीं चाहिए आपका, हमें वहाँ पे एक्शन चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कोई सुनवाई कर रहा, तो आप भी यहीं आके आमरण अनशन कर लीजिए मेरे साथ। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बल से हमारा बल और भी बढ़ेगा और इस देश में बदलाव आएगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए स्वाति ने कहा तमाम मुश्किलें हैं लेकिन हौसला बुलंद है, और जब तक इस बार उनकी मांग पूरी नहीं होगी लगातार वो आमरण अनशन पर अपने जारी रखेंगी। तीसरा दिन आज है, बेहद सर्दी है, लेकिन जो स्वाति का हौसला है वो यहाँ पर बेहद बुलंद नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क भर में सनसनी मचाने वाले दिशा कत्ल मामले में मुलव्विस मुलजमीन को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। तलबा तंजीमों ने हैदराबाद के चिल्लापल्ली जेल के बाहर एहतजाज किया और मुलजमीन को फांसी देने की मांग की। इस दौरान कैंडल रैली भी निकाली गई। रैली में दर्जनों तलबा ने हिस्सा लिया। कैंडल मार्च चिल्लापल्ली जेल के मेन गेट तक निकाली गई, जिसके बाद तलबा ने मेन गेट के बाहर बैठकर एहतजाज किया और मुतासरीन के साथ इंसाफ का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस और एहतजाजी तलबा के दरमियान धेंगा मुश्ती भी देखी गई। दिशा कत्ल के बाद पुलिस ने समाज में तब्दीली लाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करने का मंसूबा बनाया है। आईजीपी विमेन सेफ्टी स्वाति लाकड़ा ने कहा है कि महकमे पुलिस देहात और शहरों में बेरोजगार और आवारा लड़कों की निशानदही करेगा। इन्होंने कहा कि महकमे तालीम के अहदेदारों के साथ मिलकर स्कूली सतह पर तलबा के लिए ऑनलाइन कोर्सेज शुरू किए जाएंगे। इन कोर्सेज के जरिए तलबा को बचपन से ही खवातीन का एहतराम करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। Taking a lot of steps for the safety and security of women, whether it is in the form of she teams or the Bharosa centers or the patrolling vehicles. We also have the emergency response system of Dial 100. As far as the rural areas are concerned, we are trying to reach out to every village wherein the Panchayat Secretary along with police officers and other stakeholders will ensure that the vulnerable or rather those antisocial elements in every village is identified and further course of action will be taken on them also. तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासत में खवातीन के खिलाफ बढ़ते जराइम को रोकने के लिए सिक्योरिटी कमीशन और पुलिस शिकायती बोर्ड कायम करने का रियासती हुकूमत को हुक्म दिया है। अदालत ने खुले अल्फाज में कहा है कि 27 दिसंबर तक सिक्योरिटी कमीशन और पुलिस शिकायती बोर्ड कायम तश्कील दिया जाए। बसूरत दिगर 30 दिसंबर को होम सेक्रेटरी अदालत में शख्सी तौर पर यानी जाती तौर पर हाजिरी दें और वजाहत पेश करें। चीफ जस्टिस RS चौहान और जस्टिस A अभिषेक पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि साल 2017 में भी हाई
हाईकोर्ट ने हुकूमत को सिक्योरिटी कमीशन और पुलिस शिकायती बोर्ड कायम करने का हुक्म दिया था। 2 साल गुजर जाने के बावजूद भी हुकूमत ने इस पर कोई इकदाम नहीं किया। हाईकोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत के तरीक़ेकार पर अदम इत्मीनान का इजहार भी किया। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह का कहना है कि अगर इंद्र कुमार गुजराल के मशवरे पर उस वक्त के वजीर दाखिला नरसिम्हा राव तवज्जो देते और उस पर अमल करते तो 1984 के सिख मुखालिफ फसादात को टाला जा सकता था। आई के गुजराल के 100वीं यौम पैदाइश पर मुनक्किदा एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि सूरत हाल बिगड़ता देख इंद्र कुमार गुजराल नरसिम्हा राव के पास गए और इन्हें फौरन फौज को तैनात करने का मशवरा दिया था। मनमोहन सिंह के मुताबिक अगर आई के गुजराल के मशवरे पर ध्यान दिया गया होता तो शायद 1984 में जो हुआ वो नहीं होता। आई के गुजराल अप्रैल 1997 से मार्च 1998 तक मुल्क के वजीर आजम रहे। इन्होंने पड़ोसी मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए 5 उसूल भी पेश किए थे, जिन्हें गुजराल डॉक्ट्राइन के नाम से जाना जाता है। That event of 1984 took place. Gujral ji, on that very sad evening, he went to the then Home Minister, Shri P.V. Narasimha Rao, and said to him that the situation is so grave that it is necessary for the government to call the army at the earliest. If that advice had been heeded, perhaps the massacre that took place in 1984 could have been avoided. शहरियत तरमीमी बिल मामले में मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह बिल शहरियत देने के लिए है, लेने के लिए नहीं। पी चिदंबरम की जमानत पर रिहाई पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसा जश्न मना रही है कि जैसे कोई इनकलाबी रिहा हुआ है। मरकजी अक़लियती वजीर मुख्तार अब्बास नकवी से न्यूज़ 18 नुमाइंदा पवन गौड़ ने बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, कल कैबिनेट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को पास कर दिया, लेकिन विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव कर रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि सिटीजनशिप बिल जो है वो सिटीजनशिप देने के लिए है, नागरिकता देने के लिए, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। जहाँ तक सवाल है नागरिकता बिल का, नागरिकता बिल जो है वो उन अल्पसंख्यकों के, उन देशों के अल्पसंख्यकों के, 2-3 देशों के अल्पसंख्यकों के लिए है जहाँ पर उनके साथ बेतहाशा जुल्म हो रहा है, हत्याएं हो रही हैं, दिन ब दिन उनकी आबादी और उनकी जनसंख्या एकदम घटती जा रही है। तो अगर वो भारत की नागरिकता चाहेंगे तो उसके लिए है ये, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। सर, इसके साथ साथ एक मनमोहन सिंह जी का एक बहुत बड़ा बयान आया है 84 दंगों को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर इंद्र कुमार गुजराल की बात मानते, पीवी नरसिम्हा राव और आर्मी बुलाते तो इतना बड़ा सिखों का नरसंहार। देखिए, 84 में जो कत्लेआम हुआ है उसमें कांग्रेस पार्टी के हाथ बेगुनाहों के खून से रंगे हुए हैं। ये बात बार बार सामने आ चुकी है। इस बात को बार बार तमाम जगहों से और तमाम सूत्रों से और तमाम सबूतों के आधार पर देश जानता है। सर, आखिरी सवाल, चिदंबरम साहब को बेल मिल गई, लगातार कांग्रेस हमलावर है। अरे भैया, ये करप्शन का मामला तो कोई क्रांति थोड़ी है। एक ऐसा कांग्रेस शो कर रही है कि कोई महान क्रांतिकारी जेल से निकल के आए हैं। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन दीपक बिष्ट के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18। शहरियत तरमीमी बिल मामले पर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन ने न्यूज़ 18 से कहा कि बिल पार्लियामेंट में आएगा, लेकिन हमारा रुख साफ है। किसी हकीकी बाशिंदे को बाहर नहीं किया जाना चाहिए और मजहबी बुनियाद पर यह नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। अधीर दा, जिस तरह से सरकार ने कल कैबिनेट में पास कर दिया सिटीजन अमेंडमेंट बिल को, किस तरह से इसे देखते, कहा जा रहा है सोमवार को संसद में ये लेकर आ रहे हैं। आ सकते हैं, कोई उनकी मर्जी है। हमारा रुख रवैया साफ है, किसी जेन्युइन सिटीजन्स को हिंदुस्तान से हटाया ना जाए और कोई धार्मिक आधार पर ये ना किया जाए। हमारा तो बात रख रहे हैं हमारी जगह। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के वजीर आला अशोक गहलोत का कहना है कि घूंघट और बुर्का में रहकर खवातीन कभी तरक्की नहीं कर सकती। अपनी रिहाइशगाह पर एक तकरीब से खिताब करते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि खवातीन को घूंघट और बुर्का से बाहर निकाला जाए। इसके लिए मुहिम शुरू की जानी चाहिए। घूंघट प्रथा है, एक महिला को आप घूंघट में कैद रखो, ये कहां की समझदारी है। हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में ये प्रथा नहीं है।
राजस्थान में प्रथा है, कहीं कहीं पर और छोटी मोटी प्रथाएं हैं। तो मेरा मानना है कि समय आ गया है, कहाँ तो हम विज्ञान के युग में हैं, मोबाइल फोन है और दुनिया मुट्ठी में है, सारा ज्ञान मोबाइल फोन के अंदर है। और एक महिला घूंघट में कैद रहती है, कल्पना करो आप क्या बीतती होगी परिवार के अंदर, परिवार के बाहर। घूंघट हटाओ का अभियान चलना चाहिए। तमाम प्रदेशी और देश की महिलाओं को आगे आना चाहिए और महिलाओं से ज्यादा पुरुष को आगे आना चाहिए। जिस पुरुष की इच्छा से, जिस पुरुष प्रधान मुल्क होने से पुरुष का दबाव रहता है, इस कारण से महिला को घूंघट निकालना पड़ता है। तो घूंघट हो या बुर्का हो, ये समाज, आधुनिक समाज में जहाँ दुनिया चांद पे पहुंच रही है, मंगल ग्रह पर जा रहे यान हमारे, वहां पर क्या दुख है। आज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। अभी तक मरकजी हज कमेटी को 1,90,000 दरखास्त फॉर्म मौसूल हुए हैं। वज़ारत अक़लियती उमूर, हुकूमत हिंद और हज कमेटी ऑफ इंडिया के ऐलान के मुताबिक फरीज़े हज बैतुल्लाह 2020 की अदायगी के लिए फॉर्म भरने का सिलसिला 10 अक्टूबर से जारी है। 2020 में 2 लाख हिंदुस्तानी मुसलमान बगैर किसी सब्सिडी के हज पर जाएंगे। वज़ीर अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हुकूमत हिंद जद्दा में हिंदुस्तानी कौंसल खाना, हुकूमत सऊदी अरब और दिगर मुतल्लिक़ा एजेंसियाँ हज 2020 को कामयाब बनाने की ताउन कर रही हैं। तो आज हज 2020 के लिए फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख है। कहा यह जा रहा है कि जो तौसी एक बार पहले की गई थी, एक बार फिर से तौसी की जा सकती है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे भोपाल से जुड़ रहे हैं मेहताब आलम, उनका रुख कर लेते हैं। मेहताब, अगर भोपाल की बात करें तो अब तक भोपाल हज कमेटी को कितने दरखास्त फॉर्म मौसूल हो चुके हैं और कहा यह जा रहा है कि आज हो सकता है एक बार फिर से तौसी कर दी जाए फॉर्म के इदखाल को लेकर? असना मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि उसमें एक बार फिर तोसी की जाए, क्योंकि गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से 16,680 फॉर्म दाखिल किए गए थे। लेकिन आज की तारीख तक अगर बात करें, अभी थोड़ी देर पहले जो हमारी हज कमेटी के मेंबर से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 10,670 आदमी ने हज ने फॉर्म दाखिल किए हैं। अब शाम तक कितने और लोग दाखिल करेंगे देखना होगा। लेकिन अगर ओवरऑल अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो कल शाम तक जो है मरकजी हज कमेटी को 1,90,000 फॉर्म जो है दस्तियाब हुए थे। और पूरे अगर गुज़िश्ता साल की बात करें तो कहाँ 5 लाख के करीब आदमी ने हज ने फॉर्म दाखिल किए थे। इसको देखते हुए एक मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन इसका एक फ़ायदा ये ज़रूर होगा, क्योंकि अगर हम आदमी हज की तादाद को देखते हैं कि तादाद कम रहती है तो जितने भी आदमी हज फॉर्म भरेंगे वहाँ पे कुरा जैसे हालात पैदा नहीं होंगे, बल्कि लोगों को सबको जाने का मौका मिलेगा। मध्य प्रदेश स्टेट हज कमेटी की बात करें तो भोपाल में 5 जगह पर जो है न्यूज़ 18 की खबर के बाद जो है ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए मरकज़ खोले गए, अलग अलग जगहों पर इंतजाम सहूलियात दी गई। लेकिन जो ऑनलाइन फॉर्म भरने के जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया उसकी है, वो तो आम लोगों की समझ में नहीं आता है। इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग उसको गुरेज कर रहे हैं और उनको ये लगता है कि जो है क्योंकि एक रवायत के अंदाज में फॉर्म भरते चले, उनको ये लग रहा है कि पता नहीं ये फॉर्म उनका भरा जा रहा है, ये सही हो भी रहा है कि नहीं हो पा रहा है, उनको कुछ उसमें शुभा भी नजर आता है। यही वजह कि हमें देख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद जो है कमी हमें देखने को मिल रही है। सना जी, ऐसे में क्या लगता है कि जिस तरह से आपने बताया कि मध्य प्रदेश हज कमेटी ये मुतालबा कर रही है कि मरकजी हुकूमत से कि अब तौसी की जाए फॉर्म्स के दाखिल को लेकर, क्योंकि आज आखिरी तारीख है फॉर्म भरने को लेकर। ऐसे में हमारी बात हुई थी कुछ देर पहले मोयुद्दीन से, उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि एक बार फिर से तौसी की जा सकती है मरकजी हज कमेटी की तरफ से। अगर तौसी की जाती है तो मध्य प्रदेश की आज़मीन हज के लिए बड़ा मौका ये होगा कि आने वाले दिनों में वो दरख्वास्त फॉर्म दाखिल कर सकें। मेहताब, देखिए यहाँ पे सना हम थोड़ा आपको पीछे ले जाना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में अभी आपने देखा होगा भोपाल में आलमी इज्तिमा के इनेकाद भी किया गया। तो उलमाए दीन से मसाजिद कमेटी के जरिया और तमाम जो है इज्तिमा में भी इस बात की अपील की गई थी कि जो एक प्रोसेस हुकूमत ने जो अख्तियार किया है उसके जरिए जो है अपने हज की जो दरख्वास्त है, जो हज का फरीज़ा है, उसको अदा करने की कोशिश करें। लेकिन हमें देख रहे हैं उसके बावजूद भी मरहला जो है जो पिछले साल का जो मामला था वहाँ तक हज फॉर्म नहीं पहुँचा। ऐसा नहीं है कि इस बार ही हज फॉर्म में जो है मध्य प्रदेश में कमी वाक़ई हुई है। अगर हम 2017 की बात करते हैं तो मध्य
प्रदेश से 22,000 फॉर्म भरे गए थे और 2018 में 16,680 फॉर्म भरे गए। इस बार की बात करें तो हमें देखते हैं कि 10,500 के करीब जो ये फॉर्म भरे गए हैं। कमी है, लोगों को उम्मीद है कि अगर एक बार और मौका दिया जाता है तो उनको कुछ और लोगों को ये मौका मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बार बार जो है फॉर्म भरने की तारीख में अगर तोसी की जाती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बार हज फॉर्म का जो मरहला है वो महीने पहले शुरू कर दिया है। तो उनका ये जवाब है कि जब ये महीना पहले शुरू किया गया है तो अभी वक्त है, इसमें जो है फॉर्म भरने के मौका दिया जाना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हज को मौका मिल सके और ऑनलाइन के जरिए जो है अपने फरीज़ हज को मुकम्मल करने की कोशिश कर सके। जी, बार बार महताब आलम हम ये देख रहे हैं कि मरकजी हुकूमत की तरफ से, हज कमेटी की तरफ से, मरकजी हज कमेटी की तरफ से ये कहा जा रहा है, मुख्तार अब्बास नकवी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान एक पहला ऐसा मुल्क है जो डिजिटलाइज हुआ है हज के मामले में। लेकिन ये डिजिटल प्रक्रिया प्रोसेस कहीं ना कहीं आवाम के लिए दर्दसर जरूर बनी है, जिसकी वजह से इन तमाम आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। इसकी वजह से सरकार ने क्या जमीनी सतह पर कुछ ऐसे लोगों को, वॉलंटियर्स को वहां पर बिठा के रखा था कि लोग आए, आप फॉर्म दाखिल कर लें, फॉर्म के प्रोसेस को पूरा करें और हम आपकी मदद करेंगे? इस तरह आपको देखिए, मैं आपको मिसाल रेलवे की देना चाहूँगा। रेलवे से बड़ा नेटवर्क जो है हिंदुस्तान में नहीं है। रेलवे में आज भी मैनुअल जो है रिजर्वेशन होते हैं और वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं होता है, तब भी रेलवे ने जो है ऑनलाइन के साथ साथ मैनुअल भी रखा है। और जब हम हज फॉर्म भरने जाते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन होता है, डॉक्यूमेंट को जो है पहले कॉपी किया जाता है, उसके बाद उसको प्रोसेस किया जाता है। तो हमें देख रहे हैं बहुत सारी जगहों पर जहाँ पर बिजली की अदम दस्तियाबी रहती है और फिर नेट की जो मामला है वहाँ पर जो है उसकी वजह से ऑनलाइन फॉर्म भरने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मध्य प्रदेश के तमाम 52 जिलों की बात करें तो चंद जिलों में ही 24 घंटे बिजली रहती है, बाकी जिलों में लोगों को जो है दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ता है। जब बिजली की फराहमी नहीं है और ऑनलाइन जो फॉर्म भरते हैं वहाँ पर जो है इंटरनेट की जो सहूलियात है और वहाँ पर जो है सर्वर डाउन होने का जो मामला रहता है उसकी वजह से लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं कई घंटे वहाँ पर लगते हैं तो मायूस होकर वापस आते हैं। और फिर दूसरे अदला की जब हम बात करते हैं, छोटी जगहों की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो लोग, जो छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं वो एक फॉर्म के लिए 500 से 1000 रुपये चार्ज कर रहे हैं। इसकी वजह से भी हम ये मायूसी देख रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, यानी सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है जिस तरीके से इस पूरे प्रोसेस को डिजिटल किया गया और ये बड़ा अहम मसला है डिजिटल होने का कि अब आंकड़ों में कमी आ रही है फॉर्म के दरखास्त को लेकर। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए महताब आलम और तफसील के साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर आ रही मगरबी बंगाल के हवाले से। आपको बता दें, मगरबी बंगाल के गवर्नर धरने पर बैठे हुए हैं, असेंबली गेट के बाहर धरने पर बैठे हुए हैं। जगदीप हैं गवर्नर मगरबी बंगाल के। कोई सरकारी अफसर मेरी नहीं सुनता, मगरबी बंगाल के गवर्नर का ये कहना है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार हो रहा होगा कि किसी रियासत के गवर्नर धरने पर बैठे हों। आपको बता रहे हैं हम कि मगरबी बंगाल के गवर्नर धरने पर बैठे हैं, जिनका नाम जगदीप धनकर हैं और इनका कहना है कि कोई सरकारी अफसर मेरी नहीं सुनता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अपनी नौयत में शायद ये पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि कोई रियासत का, किसी रियासत का गवर्नर धरने पर बैठा और इसलिए धरने पर बैठा हो कि कोई सरकारी अफसर उनकी सुनता नहीं है, इसलिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। यानी मजबूरी में वो धरने पर बैठे हुए हैं और ये धरना मगरबी बंगाल के गवर्नर की तरफ से असेंबली गेट के बाहर दिया जा रहा है। तो मगरबी बंगाल के गवर्नर धरने पर बैठे हैं, जिनका नाम जगदीप धनकर है और इनका कहना है कि कोई सरकारी अफसर मेरी नहीं सुनता, इस वजह से मैं धरने पर बैठा हूं, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। असेंबली गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं मगरबी बंगाल से। मगरबी बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर धरने पर बैठे हैं। ऐसा पहली बार शायद हो रहा है कि किसी गवर्नर को धरना करना पड़ रहा है। वो इसलिए कि गवर्नर का कहना है कि कोई सरकारी अफसर मेरी नहीं सुनता है और इसी वजह से वो असेंबली गेट के बाहर धरने पर बैठे हैं। चलिए दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। शहरियत तरमीमी बिल को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शहरियत तरमीमी बिल पर मौजूदा मुसव्वदे के खिलाफ बीएसपी पार्टी है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मौक़िफ़ की वजाहत कर दी है। हुकूमत को असर-ए-नौ बिल पर गौर करने की जरूरत है। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये वजाहत की है
साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिल को पार्लिमानी कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए। तो बीएसपी ने वजाहत कर दी है अपने मौक़िफ़ को लेकर कि शहरियत तरमीमी बिल को लेकर उसका क्या मौक़िफ़ है। हमारी पार्टी का नागरिकता संशोधन विधेयक के बारे में ये कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी जल्दबाजी में व काफ़ी अपरिपक्व तरीके से लाया गया नागरिकता संशोधन विधेयक ये पूरे तौर से विभाजनकारी व असंवैधानिक विधेयक है। अर्थात इस विधेयक के जरिए इनका धर्म के आधार पर नागरिकता एवं नागरिकों में धर्म के आधार पर भेदभाव आदि पैदा करना, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मानवतावादी एवं धर्मनिरपेक्ष संविधान की मंशा व बुनियादी ढांचे के एकदम विरुद्ध कदम है। इसलिए बीएसपी इस बिल के वर्तमान स्वरूप से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। आगे बढ़ेंगे। वादी कश्मीर में हालात पूरी तरह मामूल पर हैं। श्रीनगर में दुकानें और दीगर कारोबारी इदारे खुले हैं और आमतौर पर सड़कों पर ट्रैफिक निज़ाम रवा दवा है, लेकिन आज तातील की वजह से ट्रैफिक आम दिनों के मुकाबले कम है। दर्जे हरारत में कमी की वजह से सुबह से ठंडक में इजाफा हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के हालिया बयान से इंटरनेट खिदमात की बहाली के बारे में लोगों में उम्मीदें बढ़ गई।